हम्म? वही हो। एक ये देखो। उठाओ 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 उठाओ। बंद करते रहना। गुड इवनिंग, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को नोवेल्टी क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है वो आप लोगों को स्पष्ट कर चुका था। आज हम लोगों को ये जानना है कि पेटेंटेबिलिटी की जो दूसरी कंडीशन है वो है इन्वेंटिव स्टेप। ठीक है, जिसको अमेरिकन कहते हैं कि नॉन ऑब्वियसनेस। उस क्राइटेरिया के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कैसे फुलफिल होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसको जानने के लिए। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इन्वेंटिव स्टेप क्या मतलब होता है? इन्वेंटिव स्टेप का इन्वेंटिव स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो ये इस आइडिया को कन्वे करता है कि इट इज नॉट एनफ दैट द क्लेम इन्वेंशन इज न्यू, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ आर्ट, बट ऑल्सो एक दो करके। फर्स्ट, देयर मस्ट बी a clearly noticeable differences between the state of art and claimed invention. That is why it is meant in some country advance or progress over the prior art. ठीक है, हो सकता है आपको इन्वेंटिव स्टेप का मतलब जो है वो आपको समझने में परेशानी हो रही हो। ठीक है, आप लोग उसको गर्दन से नीचे नहीं उतार पा रहे हैं कि सर ये इन्वेंटिव स्टेप ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं इन्वेंटिव स्टेप को, तो आप ये जानिए कि ये इन्वेंटिव स्टेप्स कुछ और नहीं है। ये पहले से ही मौजूद जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व आर्ट, प्रायर नॉलेज, प्रायर आर्ट, उस वो इन्वेंशन अपने पूर्व में विद्यमान जो प्रायर आर्ट है उससे कितना आगे वो एडवांस्ड है, कितना प्रोग्रेसिव है वो। इसका मतलब ये है कि वो कुछ पहले जितने स्टेप्स रहे होंगे उससे वो ज्यादा ही होगा। तो हाउ मच इन्वेंटिव स्टेप्स योर इन्वेंशन हैज टेकन अप फ्रॉम द प्रायर आर्ट, दिस इज कॉल्ड इन्वेंटिव स्टेप। तो इसीलिए कहा गया है सबसे पहले, इसका मतलब क्या है कि इन्वेंटिव स्टेप्स कन्वे द आइडिया दैट, क्या आइडिया कि इट इज नॉट एनफ दैट द क्लेम इन्वेंशन इज न्यू।
ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि ये क्लेम्ड इन्वेंशन जो आप इन्वेंशन का दावा कर रहे हैं, वो अपने आप में एक नया है, वो नोवेल है। दैट इज़ इट इज़ डिफरेंट, है ना? जब आप कहते हैं कि क्लेम्ड इन्वेंशन इज़ ए न्यू, आप कहते हैं कि सर जो स्टेट ऑफ आर्ट है या प्रायर आर्ट है, मेरा इन्वेंशन जो है उस स्टेट ऑफ आर्ट या प्रायर आर्ट उससे भिन्न है, आप चेक कर लीजिए। प्रायर आर्ट में आप चेक कर लीजिए, स्टेट ऑफ आर्ट आप चेक कर लीजिए। आप चेक करने के लिए क्या करेंगे? आप चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे। आप ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पहले से क्या ये यूज़ में है? क्या पब्लिक के नॉलेज में है? क्या किसी डॉक्यूमेंट में पब्लिश्ड है? या किसी ने पेटेंट फाइल कर रखा है तो उसके स्पेसिफिकेशन में पब्लिश्ड है? इन चीज़ों का पता लगाते हैं आप, नोवेल्टी चेक करने के लिए। जब आपको ये सब में नहीं मिलता है तब कहते हैं हाँ सर ये डिफरेंट है, ये है नहीं इसका मतलब ये नया है। ठीक है, मान लिया। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये तो होना ही चाहिए, ये नोवेल्टी रिक्वायरमेंट है आपका। इसके अलावा ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि देयर मस्ट बी क्लियरली नोटिसिएबल डिफरेंस। यहाँ आप करें कि है ना? दैट इज़ नो इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्सिस्ट। जो वर्तमान में एक्सिस्ट है इससे डिफरेंट तो है ही है ना? ये ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका नोटिसिएबल होना चाहिए, माने क्लियरली एस्टेब्लिश्ड डिफरेंस होना चाहिए। वो ऐसा डिफरेंस होना चाहिए कि वो लोगों को समझ में आए, वो दिखे कि हाँ, ये डिफरेंस है बिटवीन द स्टेट ऑफ आर्ट या प्रायर आर्ट एंड योर क्लेम्ड इन्वेंशन, जो आप इन्वेंशन क्लेम करते हैं। तो इसके लिए मतलब इसीलिए कहा जाता है कुछ कंट्री में इसको कि इन्वेंटिव स्टेप क्या है? इट इज़ ए एडवांस, इट इज़ ए प्रोग्रेस ओवर द प्रायर आर्ट। गॉट इट? तो ये पहला। दूसरा, सेकंड, दिस एडवांस और प्रोग्रेस बी सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल टू द इन्वेंशन। ये इतना महत्वपूर्ण एडवांस है, ये इतना महत्वपूर्ण प्रोग्रेस है प्रायर आर्ट के ऊपर में कि वो जो सिग्निफिकेंस है और वो जो एडवांस है, यही एडवांस और सिग्निफिकेंस जो है आपके इन्वेंशन को इन्वेंशन बनाता है। ये आपके इन्वेंशन का एक आवश्यक घटक है। ठीक है? तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया कि इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है, क्या नहीं होता है, मीनिंग क्या होता है। आपका डेफिनेशन क्या कहता है? पेटेंट एक्ट में डिफाइन किया गया है सेक्शन जेए में, 21 जेए में। ये डिफाइन करता है इन्वेंटिव स्टेप्स को कि इट इज ए फीचर ऑफ एन इन्वेंशन। ये आपके आविष्कार का एक फीचर है। कैसा फीचर है? इन्वॉल्व, जिसमें सम्मिलित है टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके कंपेयर में टेक्निकल एडवांस कितना है। या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? माने फीचर ऑफ इन्वेंशन इन्वॉल्विंग या तो टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। अगर ये नहीं है कोई बात नहीं। फीचर ऑफ इन्वेंशन इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ठीक है? फिर या बोथ, दोनों। तो ऐसा भी हो सकता है आपका इन्वेंशन कि टेक्निकल एडवांस के साथ साथ में इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है उसका।
तो या तो टेक्निकल एडवांस हो कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो उसका, न आर्थिक महत्व का हो। अब कोई इन्वेंशन आर्थिक महत्व का कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है, हाँ, उसमें टेक्निकल एडवांस नहीं है, अगर देखा जाए तो। लेकिन आर्थिक महत्व का वो हो सकता है। वो इस तरीके से हो सकता है कि पहले कोई चीज़ हम टेक्नोलॉजी से जो चीज़ बनती थी, वो चीज़ जो है 50 लाख रुपए में बनती थी। आज जो हम वो चीज़ को बना रहे हैं, वो 50 रुपए में अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक है? तो कहाँ 50 लाख, 50 रुपया या 5,000 रुपया, बहुत बड़ी बात हो गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें टेक्निकल एडवांस भी है सर, और इसका कॉस्ट भी बहुत सस्ता है, माने इकोनॉमिकली, है ना, रूप से ये साउंड है। इसके साथ-साथ में ये भी है कि सच एंड फीचर्स, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा फीचर्स ऑफ एन इन्वेंशन, एक बात। फिर मैं कह रहा हूँ एंड इसके साथ ऐसा फीचर्स जो है शुड मेक द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। इन्वेंशन को इस तरीके का वो बनाता है कि जो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट होता है, उसके भी समझ के बाहर है, माने उसके भी नजरों में वो ऑब्वियस नहीं है, अस्पष्ट है वो। अगर ऐसा है, तब कहेंगे कि हाँ, जो आप इन्वेंशन क्लेम कर रहे हैं, उसमें इन्वेंटिव स्टेप है। यानी वो इन्वेंशन आपका, इट इज such an invention which is not on which contain या which have non obviousness। तो जब भी नॉन ऑब्वियसनेस की बात आएगी, तो किसके रेफरेंस में आएगी? टू ए पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, इसके रेफरेंस में आएगी। गॉट इट? चलिए जल्दी जल्दी से समझने लेने की कोशिश करते हैं कि जब हम बात करते हैं टेक्निकल एडवांस या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या होता है। तो एक्ट जो है आपका, टेक्निकल एडवांस क्या है या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसको डिफाइन नहीं करता है, और ना ही ये किसी तरीके का गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि नॉन ऑब्वियसनेस क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन विथ ऑर्डिनरी स्किल्ड इन द आर्ट। ठीक है? तो नॉर does it provide the guideline for determining the non-obviousness of the invention from point of view of the person with ordinary skill in the art। ठीक है? However, कोर्ट जो है समय समय पर अपने बहुत सारे डिसीजंस में कुछ गाइडलाइंस को जो है वो निर्धारित किए हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई इन्वेंशन जो है वो नॉन ऑब्वियस है या नहीं है। सबसे पहला आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, विश्वनाथ प्रसाद राधे श्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल्स इंडस्ट्रीज। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और ये पेटेंट लॉ का बेसिक केस लॉ है, जिसका रेफरेंस आपको कई मौके पर आपको देखने को मिल जाएंगे। The court give its analysis of the inventive step by stating that in order to be patentable, an improvement over something known before or a combination of different matter already known should be something more than a mere workshop improvement and must independently satisfy the test of the invention or inventive step। तो क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा
देखिए क्या होता है कि एकदम से यकायक कोई नया चीज अवतरित नहीं हो जाता आज के डेट में। तो जो इन्वेंटर्स होते हैं, जो पेटेंट क्लेम करते हैं, एक्चुअली में करते क्या हैं कि कोई चीज़ जो वो दावा करते हैं कि ये इन्वेंशन है मेरा, तो एक्चुअली वो इन्वेंशन क्या होता है? वो इन्वेंशन उनके पहले से ही किसी पुराने नॉलेज का इम्प्रूवमेंट होता है वो, ठीक है? तो उसी को कहा जा रहा है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट ओवर समथिंग नोन बिफोर। तो इम्प्रूवमेंट को ही दावा कर रहा है कि ये जो इम्प्रूवमेंट है एक्चुअली में दिस इज़ माय इन्वेंशन। तो इम्प्रूवमेंट तो भाई अगर इम्प्रूवमेंट है तो इसका मतलब है कि कोई प्रायर नॉलेज होगा। इसीलिए क्या है इम्प्रूवमेंट ओवर समथिंग नोन बिफोर, जिसको कि पहले से लोग जानते थे, या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैटर ऑलरेडी नोन, ठीक है? कोई अलग-अलग चीज़ है, लोग जानते थे, अलग-अलग से जानते थे, लेकिन उसका कंबाइंड इफेक्ट के बारे में कभी लोगों ने सोचा नहीं। कोई व्यक्ति आया और वो 2 अलग-अलग चीज़ों को एक साथ मिला दिया और उसका वो कंबाइंड चीज़ लेकर के आ गया, कहा कि सर ये देखिए एक साथ मिलाने पर जो है, ये एकदम डिफरेंट चीज़ हो गया है। बुखार के साथ-साथ दर्द की दवा, तो आइबुप्रोफेन जहाँ बुखार भी ठीक करता है, वहाँ दर्द भी ठीक करता है। लोग ब्रूफेन मतलब पेन किलर अलग से जानते थे और बुखार के लिए पैरासिटामोल अलग-अलग जानते थे। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया कि आइबुप्रोफेन बनाया जो बुखार के भी काम आता है और उसमें भी काम आता है। तो कंबाइंड इफेक्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैटर ऑलरेडी नोन। कैसा होना चाहिए? शुड बी समथिंग मोर देन ए मेयर वर्कशॉप इम्प्रूवमेंट। ये ऐसा होना चाहिए जो कि मोर देन हो वर्कशॉप इम्प्रूवमेंट के, एंड मस्ट इंडिपेंडेंटली सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ द इन्वेंशन और इन्वेंटिव स्टेट। अब वर्कशॉप क्या होता है? कार में अब आपकी खराबी आ जाती है, आप उसको वर्कशॉप लेके जाते हैं और फिर वो वर्कशॉप वाला क्या करता है, आपके कार को ठोकता है हथौड़े से, डेंट पेंट करता है, रेडिएटर में खराबी आ गया है तो रेडिएटर ठीक करता है, ब्रेक एक चेक करता है वगैरह ये सब अपना ठीक-ठाक करके दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई नया चीज़ आविष्कार नहीं किया जा रहा है वर्कशॉप के द्वारा, वो खाली इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है? तो वर्कशॉप इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो ये किसने कहा? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा विश्वनाथ प्रसाद राधे श्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज के केस में। इन्वेंटिव स्टेप को समझाने के दौरान। इन्वेंटिव स्टेप इन ऑर्डर टू बी पेटेंटेबल in order to be patentable an improvement on the something known before or combination of different matter already known should be something more than a mere workshop improvement and must independently satisfy the test of the invention। और जब वो अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट होगा तो उसको स्वतंत्र रूप से जो है इन्वेंशन के सारे जो नॉर्म्स हैं, इन्वेंटिव स्टेप, पेटेंट और नोवेल्टी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, इस सारे नॉर्म्स को वो सैटिस्फाई करना चाहिए। द इम्प्रूवमेंट और कॉम्बिनेशन मस्ट प्रोड्यूस ए न्यू रिजल्ट। वो चाहे आपका इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, वो जो रिजल्ट लेके आता हो, वो रिजल्ट अपने आप में एक नया रिजल्ट हो, न्यू रिजल्ट और ए न्यू आर्टिकल या एक नया आर्टिकल बन करके आता हो या और ए बेटर और चीपर आर्टिकल, सस्ता और अच्छा आर्टिकल हो, देन व्हाट
already existed. किसके तुलना में? जो पहले से ऑलरेडी विद्यमान है उसके तुलना में. Garvey Wall Ropes Limited versus Mr. Anand Kanoi and others. इस केस में ये ठहराया गया कि इन्वेंशन शुड बी मोर देन एन वर्कशॉप इंप्रूवमेंट एंड शुड बी outside the ordinary probability of the craftsmanship in order to have an inventive step. वही बात जो उसमें पहले था, it should be more than an workshop improvement, जो विश्वनाथ के केस में था. इसके साथ साथ में इसमें और क्या जोड़ा गया? It should be outside the ordinary probability of the craftsmanship. तो ऑर्डिनरी जो क्राफ्टमैन होते हैं, तो उनके कैपेबिलिटी के बाहर हो, तो इस बात की संभावना न रहे कि एक ऑर्डिनरी जो क्राफ्टमैन है वो इस तरह का इम्प्रूवमेंट वो कर सकता हो. नहीं, एक ऑर्डिनरी क्राफ्टमैन जो है उस तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता. अगर ये नहीं कर सकता है तब आपका इन्वेंटिव स्टेप है. अगर वो कर लेता है, माने कोई भी ऑर्डिनरी आदमी जो है वो इस तरह का इम्प्रूवमेंट कर लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप नहीं है. चलिए, ये बात आपको समझ में आई. तो आप ये भी जानिए कि जब बात कहा जा रहा है कि पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट का क्या मतलब हुआ? तो पर्सन स्किल इन द आर्ट का मतलब हुआ द पर्सन हैविंग ऑर्डिनरी स्किल इन द आर्ट is a person with appropriate technical training and practical experience. The expression ordinary skill क्या है? Is intended to exclude the best expert that can be found. It is intended that the person be limited to one having the average level of the skill reached in the field of the country concerned. समझ में आया आपको? क्या मैंने कहा? The person having ordinary skill in the art is a person with appropriate technical training. तो कैसा पर्सन होगा? पर्सन माने वो ऑर्डिनरी स्किल इसके में होता हो. पर्सन स्किल इन द आर्ट मीन्स पर्सन हैविंग ऑर्डिनरी स्किल इन द आर्ट. ऑर्डिनरी स्किल, इसके लिए कोई विशेष स्किल की जरूरत ना हो उसको. ऑर्डिनरी स्किल उसके पास हो उस क्षेत्र में. आर्ट का मतलब उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का वो इन्वेंशन है, और उसके पास में एप्रोप्रिएट टेक्निकल ट्रेनिंग है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. जब हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी स्किल इन द आर्ट, तो इसका मतलब होता है कि बेस्ट एक्सपर्ट जो है ये हमें जरूरत नहीं है. ऑर्डिनरी स्किल इज इंटेंडेड टू एक्सक्लूड द बेस्ट एक्सपर्ट दैट कैन बी फाउंड. ठीक है. इट इज इंटेंडेड दैट द पर्सन बी लिमिटेड टू वन हैविंग द एवरेज लेवल ऑफ स्किल reached in the field in the country concerned. ठीक है. तो आपको यह समझ में आ गया कि पर्सन स्किल इन द आर्ट मीन्स ऑर्डिनरी पर्सन हैविंग टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. It does not mean that the person be a best to best expert in that field.
इट डज नॉट। सवाल ये होता है कि अब इन्वेंटिव स्टेप को कैसे इवेल्युएट किया जाए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू एसेस द इन्वेंटिव स्टेप्स, द अकाउंट ऑफ द प्रायर आर्ट इज टेकन एज होल्ड। क्या चाहिए डॉक्टर साहब? द अकाउंट ऑफ द प्रायर आर्ट इज टेकन एज ए होल, as distinct from novelty, where the single prior art reference is enough for assessment of the novelty. Inventive step is assessed in the light of combination of whole prior art references. नहीं समझ में आया सर? बोलो ना कि नहीं समझ में आया। देखिए, जब आप नोवेल्टी को आप एग्जामिन कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट में आपको वो मिल गया, तो आपने कहा कि ये तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है साहब, या ये लोगों के नॉलेज में है, या ये यूज में है, इसलिए ये नोवेल नहीं है। तो इसके लिए जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो एक सिंगल प्रायर आर्ट रेफरेंस की जरूरत होती है, ठीक है। इन्वेंटिव स्टेप्स में एक सिंगल प्रायर आर्ट से नहीं काम बनता है। अगर हो जाता है तब तो वो आपका नोवेल्टी लेवल पे ही खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया आपका, आगे उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा जो है रेफरेंस को लेना पड़ता है एज ए होल। उसके जरिए हम ये चेक करते हैं कि इन्वेंटिव स्टेप्स उसमें है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक चेयर जो है विथ आर्म रेस्ट किसी ने इन्वेंट किया, तो एक डॉक्यूमेंट में जो है हमें क्या मिला कि चेयर मिला, लेकिन उसमें आर्म रेस्ट नहीं था, ठीक है। दूसरे डॉक्यूमेंट में हमें मिला कि आर्म रेस्ट है, लेकिन पीछे में बॉडी रेस्ट, जो पीठ को रेस्ट देने वाला, वो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सिंगल सिंगल रेफरेंस को से देखेंगे तब तो हमें नहीं पता चलेगा, कि हमें लगेगा कि नहीं साहब इसके में इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों को अगर कंबाइंड कर देंगे, दोनों रेफरेंसेस को ले लेंगे, तब कहेंगे कि साहब ये तो पहले से है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इन्वेंटिव स्टेप्स का जो इवेल्युएशन है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट से नहीं होता है। माने जो डॉक्यूमेंट अपने आप में एक तरह का अकाउंट है। जब हम बात करते हैं अकाउंट की, तो अकाउंट जो है आपका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, पब्लिक नॉलेज भी हो सकता है, और पब्लिक यूजेज भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों चीज हो सकता है। इन ऑर्डर टू एसेस द इन्वेंटिव स्टेप, द अकाउंट ऑफ प्रायर आर्ट, तो अकाउंट ऑफ प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, पब्लिक नॉलेज से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, पब्लिक यूजेज से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। जिस चीज से भी रिफ्लेक्ट हो वो एज ए होल। अब डॉक्यूमेंट में भी डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, तो डॉक्यूमेंट 1 एंड 2 दोनों को मिला देंगे, या 3 को भी मिला दिए एज ए होल, तब हमको तीनों को मिला के रीड करेंगे तो हमें इन्वेंटिव स्टेप्स
पता चल सकता है कि उसमें है या नहीं है। अगर सिंगल सिंगल अगर सिंगल सिंगल करते, अगर D1 से करते, D2 से करते, D3 से करते, तो नहीं पता चल पाता, लेकिन तीनों को मिला दिए तो पता चल गया। ठीक है। Inventive step is assessed in the light of combination of whole prior art references. The subject matter of the claim under the invention is compared not with the each publication or other disclosure separately, but with the combination of the publication and other disclosures. ठीक है। अच्छा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं इस बात का उत्तर ढूंढने में कि कोई इन्वेंशन जो है वो ऑब्वियस है या नहीं, ऑब्वियस माने स्पष्ट है या नहीं। Considering on the following factors may be useful in arriving the decision on the issue of the obvious। क्या क्या है? तो उसमें दो फैक्टर्स हैं, एक प्राइमरी फैक्टर्स और एक सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स में देख लीजिए क्या होता है। यह तथ्य कि इन्वेंशन जो है इज ऑफ सिंपल कैरेक्टर विल नॉट मेक इटसेल्फ द इन्वेंशन ऑब्वियस। तो ये गलत होगा, ये इस बात को कंसीडर करना कि ये जो इन्वेंशन है बहुत सिंपल कैरेक्टर का है, और इसलिए ये बहुत सिंपल कैरेक्टर का है तो इसलिए ये ऑब्वियस ही होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गलत है। प्राइमरी फैक्टर में क्या है? द फैक्ट दैट एन इन्वेंशन ऑफ अ सिंपल कैरेक्टर विल नॉट बाय इटसेल्फ मेक द इन्वेंशन ऑब्वियस। ए सिंपल इन्वेंशन जो होता है मे बी इजी टू एक्सप्लेन and may make it more obvious to person skilled in the art. Still, there may be an invention which is not only the simplification. तो कोई इन्वेंशन देखने में भले सिंपल होता हो, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो ऑब्वियस ही हो। कोई कोई इन्वेंशन सिंपल दिखने के बावजूद भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्योंकि कोई इन्वेंशन सिंप्लीफिकेशन के लिए भी हो सकता है, मत भूलिएगा इस बात को। केस लॉ है पोप applicants corporation versus Spanish River Pulp and Paper Mills Private Limited। दूसरा, in determining the obviousness the court should look into the technical advance। कोर्ट को चाहिए कि वो टेक्निकल एडवांस पर ध्यान दे, एंड नॉट वेदर द इन्वेंशन इज कमर्शियली ऑब्वियस और नॉट। और कोर्ट को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि इन्वेंशन जो है कमर्शियली रूप से ऑब्वियस है या नहीं। कोर्ट को चाहिए ये देखना कि इट इज टेक्निकली एडवांस और नॉट। ठीक है। केस का नाम है हेलेन कंपनी वर्सेस ब्राबांटिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, द कोर्ट शुड अवॉइड एन एक्स पोस्ट एनालिसिस ऑफ द इन्वेंशन। The court should avoid an ex post facto analysis of the invention. This is because it is easy for one to say after the invention is made, that is, that the invention was simple, obvious, and did not involve an inventive step. The test is employed with greater effect in determining the inventive step in the pharmaceutical invention. With the help of the reverse engineering, it is possible to postulate some steps by which an inventor might have arrived at the invention. But all that is commonly known as hindsight reasoning।
which is not permissible in determining the obviousness. The test of determining the obviousness work forward from closest prior art to alleged invention and not backward, that is from alleged invention to closest prior art. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है वेस्टिंग हाउस वर्सेस ब्राउलिक। क्या कहना चाह रहा है कोर्ट इसमें? क्या है कि इन्वेंशन हो गया, इन्वेंशन को देख करके आप एनालिसिस कर रहे हैं कि ये इसमें इन्वेंटिव स्टेप है या नहीं। आपको मालूम चल गया, आपने पढ़ लिया, आपको डॉक्यूमेंट गया है, आपने यहाँ पर जो क्लेमर्स है, क्लेमर ने बताया कि ये वर्क कैसे करता है इन्वेंशन। जब आपको मालूम चल गया कि ये वर्क कैसा है, तब आप तो कहते कि तो बहुत आसान था सर, ये तो बड़ा आसानी से जो है ये हो सकता था, इसमें क्या है इसमें है? तो इसीलिए कहा गया है कि कोर्ट शुड अवॉइड द, ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस आपका एक्स पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है। मैंने इन्वेंशन को पढ़ लिया तब उसके बाद आप बता रहे हैं। अगर नहीं पढ़े होते तो आप हमको बता सकते थे क्या कि ये इन्वेंशन कैसे होगा? तब आपकी घिघी बन जाती, आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये आसान है। इट इज इजी फॉर एवरीवन टू से आफ्टर इन्वेंशन इज मेड। जब इन्वेंशन हो जाता है तब कि ये इन्वेंशन वेरी सिंपल है, वेरी ऑब्वियस है और इसमें इन्वेंटिव स्टेप इन्वॉल्व नहीं है। और इस तरह का काम जो है फार्मास्यूटिकल इन्वेंशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि इन्वेंशन हो जाने के बाद करते क्या है लोग? रिवर्स इंजीनियरिंग। ये इट इज पॉसिबल है कि इंजन का पुर्जा पुर्जा खोल करके, इंजन आपके सामने में है और इंजन बना करके सामने में ला दिया गया, उसके बाद आप उसका पुर्जा ऊर्जा खोल करके आप बता देंगे कि हाँ इसमें ये ऐसे है, ये ऐसे वर्क करता है। तो ये जो प्रोसेस है रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रोसेस के जरिए आप ये पोस्टुलेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये इन्वेंशन कैसे हुआ होगा। तो इसको कहते हैं हिंड साइड रीजनिंग। ये नहीं करना है ना, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई इन्वेंशन ऑब्वियस है या नहीं। जो टेस्ट है डिटरमाइन करने का ऑब्वियसनेस का, उसको फॉरवर्ड होना चाहिए, यानी फ्रॉम द क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट टू एलिज्ड इन्वेंशन। जो पहले से प्रायर आर्ट है वहां से ये जो एलिज्ड इन्वेंशन है वहां तक, उधर से आपको चलना है चेक करने के लिए, नहीं कि आपको बैकवर्ड करना है, यानी कि आप एलिज्ड इन्वेंशन से क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट पे, ये नहीं है। चौथा बात, in determining the obviousness, court have been concerned with the question whether putting into the practice the teaching of the prior art would lead to the invention. क्या? Whether putting into the practice the teaching of the prior art would lead to invention. तो इन जॉन मेलविल कॉर्पोरेशन में ये कहा गया what is well worth trying out is obvious to a person skilled in the art. However, this sort of the test is not applicable to all type of the invention. कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स भी हैं, उस पर भी विचार करना होते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि वो ऑब्वियस है या नहीं। एंड कंसिडरिंग अपॉन द सेकंड फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर इज नॉट मोर देन एन एड इन असेसिंग द प्राइमरी फैक्टर। ये एक सहायक के रूप में काम करता है प्राइमरी फैक्टर के, एंड शुड नॉट बाय रीजन ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्सक्योर एंड द प्राइमरी फैक्टर। कैसे? देखिए, दे आर, पहला,
The court may consider on the fact that others in the industry have been faced with the problem solved by the patent for many years, despite being aware of the disclosure relied upon the closest prior art by said invention. कोर्ट इन बातों पे भी ध्यान देता है कि क्या ये, हालांकि ये जो डिस्क्लोजर है प्रायर आर्ट का, ये तो बहुत पहले से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन्वेंशन जो है वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। क्या दूसरे इंडस्ट्री वाकई इस समस्या को काफी लंबे समय से झेल रहे थे? आफ्टर मैंने वो इंफॉर्मेशन प्रायर आर्ट पहले से है, लोगों के नॉलेज में है, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। लंबे-लंबे समय से पूरी दूसरे इसके देश के, विदेश के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर किसी ने अगर ला दिया, तो डिस्पाइट दैट वर्क, जो उसका जो नॉलेज है वो प्रायर आर्ट में है, उसके बावजूद भी ये कहा जा सकेगा कि हाँ, नहीं, इन्वेंटिव स्टेप है। इन सम केसेस कमर्शियल सक्सेस मे बी ए फैक्टर। कुछ मैटर में तो कमर्शियल सक्सेस भी जो है अपने आप में एक फैक्टर हो सकते हैं इन डिटरमाइनिंग द इन्वेंटिवनेस। If the success in the market is shown to be due to the some precise improvement which satisfied a long felt want, ठीक है, एक छोटा सा इंप्रूवमेंट ने पूरे मार्केट को इंप्रूव कर दिया। छोटा सा इंप्रूवमेंट, सम प्रिसाइज इंप्रूवमेंट, वो छोटा सा इंप्रूवमेंट ना होने के कारण जो है वो मार्केट ठप था। तो भले ही उसका वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा हो, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट हो गया कि मार्केट को, स्ट्रक्चर को उसने ठीक कर दिया। तो अपने आप में मान लिया जाएगा कि वो जो इन्वेंशन है उसमें इन्वेंटिव स्टेप है। और आपको समझना होगा कि जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है एज गिवन इन द पेटेंट एक्ट इज क्लोजेस्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द कमर्शियल सक्सेस, बट evidential value of the commercial success become diminished when it is shown that it is not the precise improvement but due to some other factors such as appearance, get up and other features of the product, or to its price, to the marketing strategy or advertisement campaign which lead to the commercial success। तो ये जो मैंने बताया छोटा सा लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट से जो इसका कॉमर्शियल स्ट्रक्चर है, जो कॉमर्शियल इम्प्रूवमेंट हो गया, मार्केट वो कॉमर्शियली सक्सेस हो गया इस इम्प्रूवमेंट से, अच्छी बात है। लेकिन कॉमर्शियल सक्सेस दूसरे तरीके से भी हो सकता था। उसका अपीयरेंस चेंज कर दिया, उसका गेटअप चेंज कर दिया, उसको थोड़ा सुंदर सा खूबसूरत बना दिया, प्राइस जो है लुक्रेटिव बना दिया। तो इस तरीके से भी कॉमर्शियल सक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि ये टेक्निकल इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, इस पे भी विचार करना पड़ता है। All the statutory exceptions to the state of art discussed under the section 64(1)(e) are equally applicable to the for the purpose of the section 64(1)(f) as well। तो ये स्टेचुरी एक्सेप्शंस जो 64(1)(e) में दिए गए हैं, वो उसको ध्यान में रख करके डिसीजन करना पड़ता है कि पर्टिकुलर जो क्लेम्ड इन्वेंशन है उस पे इन्वेंटिव स्टेप है या नहीं। तो ये 64(1)(e) आप लोग, ये सजेस्टेड है आपके लिए, ये सजेशन है कि आप इसको रीड करें। ठीक है, ये आपका पेटेंटेबिलिटी जो है का इन्वेंटिव स्टेप क्या है ये समाप्त हुआ। कल जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी
और उसके बाद सेक्शन 3 एंड 4 उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है तो हमें बताएं, और कल जो पेटेंट की क्लास चलेगी वो दिन में 10 से 11 चलेगी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दें। थैंक यू। आप होल्ड किए रहिए, मैं अटेंडेंस काउंट कर लेता हूं 2 मिनट के लिए, बने रहेंगे आप। चित्रेशा कुरे, गौरव साहू, राजेंद्र पटेल, प्रेम सिंह, दिव्यांश ध्रुव, मोनिका वर्मा, बने रहिए 1 सेकेंड। आदिति सोनी 2 जगह से उसने लॉग इन किया। अजीत यादव, अजय, अखिलेश जोल्हे, आकृति मिश्रा, अनन्या त्रिपाठी, अनिरुद्ध श्रीवास्तव, अनु पटेल, अनुकृति दुबे, आस्था शर्मा, आर्यन राठौर, आस्था यादव, चित्रेशा कुरे, दिव्यम तिवारी, चमन प्रकाश, दिव्यांशी दुबे, एकता कुमारी, गार्गे सिंह ठाकुर, गौरव साहू, खुशी तिवारी, कुणाल साहू, लिकेश, ममता टंडन, नम्रता, मोनिका वर्मा, नीतू सिदार, नेहा कुमारी, नेहा पटेल, नेहा साहू, निशा जांगड़े, पलश झा, पंकज कमलेश, पार्थ झा, प्रगति पांडे, प्रगति शुक्ला, प्रणय गुप्ता, प्रंजलि सोनी, प्रयाग साहू, प्रेम सिंह, प्रिंसी जोसफ, प्रियंका मानिकपुरी, प्रियंका जमोरिया, प्रियंशी क्रेशरी, प्रियांशी दुबे, पूजा कुमारी, राहुल गोरके, राजेंद्र पटेल, राजेंद्र साहू, रशीद चंद्राकर, शुभम मिश्रा, सरोजनी सारथी, स्मृति गुप्ता, स्मृति पांडे, स्वाति बंजारे, स्वाति कुमारी, सईद, टिकेश्वरी मरकाम, उमेश्वर प्रसाद, वैभव सिंह, उमेश्वर प्रसाद, विमल साहू। किसी का नाम छूट गया हो तो बता दें। सर मेरा नाम नहीं लिए सर। क्या नाम है? मनीष? मनीष चंद्रा। हाँ और सर। ठीक है। सर मेरा नाम भी नहीं आया सर, कमलेश पटेल। हाँ कमलेश तुम्हारा है। सर आर्या। हाँ ठीक है आर्या। ओके सर अंकिता। ठीक है अंकिता। सर लीना पांडे। ठीक है सर हर्षवर्धन सिंह सर। ठीक है। ओके ओके थैंक यू। अब आप लोग जा सर सकते हैं। प्रज्ञा शुक्ला सर, इट वाज नॉट प्रगति सर, प्रज्ञा सर शुक्ला। मैं ठीक है, एक ही प्रज्ञा। जगह से ज्वाइन की हूँ बट मेरा 2 दिखा रहा है, पता नहीं। चलो ठीक है ओके थैंक यू। सर मेरा मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया था शॉप में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सॉल्व कर लिया। रिकॉर्डिंग भी तो हो रहा है साथ साथ में, आप लोगों का मैं देख भी रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ठीक है आप लोग जा सकते हैं, लीव आउट कर लीजिए।